वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 16th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था आई सेंटर लोकेट करने के रूल्स के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, एक्सेलरेशन एनालिसिस के बारे में। ठीक, अब तक हमने वेलोसिटी, आई सेंटर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं आई सेंटर को लोकेट करने के। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एनालिसिस, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होगी तो लिंक के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा और ऑल्सो देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। तो अब हम चल रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस, पढ़ते हैं डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन एनालिसिस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये डिफिनीशन तो सब जानते होंगे। A इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं हम, A इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए जब भी ये लिखा हो रेट ऑफ चेंज, ठीक है, जहां पर भी आपको ये शब्द दिखाई दे रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखा जा रहा है। मतलब नीचे क्या होगा, नीचे dt होगा, बटे के नीचे में क्या होगा, dt होगा। जब भी रेट ऑफ चेंज लिखा होगा कहीं पर भी, मतलब बटे के नीचे क्या होगा, dt। किसका रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी का। किसका, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है पॉइंट, बात क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। द रेट ऑफ चेंज, जब भी रेट ऑफ चेंज होगा मतलब आप टाइम के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का चेंज देख रहे हो, कितना वो चीज बदला। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही क्वांटिटी हैं कैसी, वेक्टर क्वांटिटी हैं। मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन को लिखना होगा विद रिस्पेक्ट साइन के साथ, तो इसको मैं लिखूंगा dv डिवाइडेड बाई dt। मतलब जिधर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगी, उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। यही चीज यहां बोला हुआ है, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन के बारे में सबको इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा एक चीज आपको और दिखाते हैं, जैसे कहीं पर अगर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर कहीं पर एक्सेलरेशन लिखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ध्यान से समझिए, आपको एक नई चीज पता चलेगी। इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं 3 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड, क्योंकि सेकंड स्क्वायर होना चाहिए नीचे, तो मीटर पर सेकंड को मैंने एक साथ लिखा और एक जो सेकंड बच गया उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको देखिए हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। एक सेकंड में अगर 1 सेकंड का टाइम चेंज होगा, इसको ऐसे आप देखो, a इज इक्वल टू dv बाई dt, मतलब नीचे वाला आपको बताएगा समय में परिवर्तन और ऊपर वाली चीज आपको बताएगी वेलोसिटी में चेंज। पॉइंट क्लियर हुआ। इसका मतलब अगर 1 सेकंड का समय परिवर्तित होगा, हर 1 सेकंड बीतने के बाद, हर 1 सेकंड बीतने के बाद जो उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, हर 1 सेकंड बीतने के बाद उस ऑब्जेक्ट की या बॉडी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, सर समझ नहीं आया, सुनिए। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मेरे पास कोई बॉडी है और अभी t बराबर 0 की बात कर रहे हैं, मतलब अभी ये चलना स्टार्ट नहीं किया है, इसका एक्सेलरेशन है, अभी इसकी वेलोसिटी है 0, अभी ये चलना स्टार्ट नहीं किया है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी अभी कितनी है, 0। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि इस बॉडी के पास, ध्यान से सुनिए, इस बॉडी के पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। मैंने मान लिया इस बॉडी के पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। अभी t बराबर 0 है, वेलोसिटी इसकी 0 है। ठीक है, t बराबर 0 पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, t बराबर 0 पर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब अगर t बराबर 0 है तो अभी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब इसको मैंने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, कैसे भी,
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड इस तरीके से, बटे में जो 1 सेकंड बच गया इस तरीके से। मतलब हर 1 सेकंड बीतने के बाद इसकी वेलोसिटी में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। दो चीज होती है, एक होती है एसेलरेशन, एक होती है डी एसेलरेशन। एक होता है त्वरण, एसेलरेशन का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं हम त्वरण, और दूसरा होता है डी एसेलरेशन जिसमें स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, उसको बोलते हैं मंदन। तो यहां पे अभी हम पढ़ रहे हैं एसेलरेशन। तो देखिए मैंने क्या बोला, हर 1 सेकंड बीतने के बाद 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो पॉइंट क्या हुआ समझते हैं। मैंने बोला जैसे ही t बराबर से समय 1 सेकंड हो जाएगा इसकी वेलोसिटी 3 से बढ़ जाएगी, यही मतलब हुआ। अभी 0 थी, अब कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वापस से 1 सेकंड बीतेगा, मतलब t बराबर अगर 2 सेकंड हो गया तो अब एसेलरेशन कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा एसेलरेशन। वापस 3 से बढ़ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी फिर कितने से बढ़ जाएगी, 3 से। तो अभी कितनी है, 3 है, 3 से और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। पॉइंट क्लियर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये चीज मैंने आपको समझा दी, एसेलरेशन का मतलब क्या होता है। पॉइंट क्लियर है। चलिए इसको रफ कर रहे हैं, क्लियर करते हैं। आगे देखिए, अब एसेलरेशन भी 2 तरीके के होंगे। पहला तो होगा टेंजेंशियल एसेलरेशन, मतलब जो टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है टेंजेंशियल एसेलरेशन की वैल्यू होती है dv बाई dt। कितनी होती है, dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब अगर कोई लिंक इस तरीके से है तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन यही तो हुई। अगर यार लिंक इस तरीके से है तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन यही तो हुई, ठीक। तो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एसेलरेशन होगा वो कितना होगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt। मतलब इस वक्त यहां पर जो वेलोसिटी है तो dv बाई dt, dv डिवाइडेड बाई dt, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एसेलरेशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम a ऑफ t, a सफिक्स में t लिखकर। क्लियर है, कैसे प्रदर्शित करेंगे, a और सफिक्स में t लिखकर। पढ़िएगा क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। जो अगर कोई लिंक ऐसे है तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे ही तो जाएगी, उसको टेंजेंट करते हुए, स्पर्श करते हुए कोई लाइन ऐसे ही तो जाएगी, ठीक है। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज नोन एज टेंजेंशियल एसेलरेशन। क्लियर है पॉइंट, क्या होगा वो, टेंजेंशियल एसेलरेशन। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बस देखते रहिए और सुनते रहिए, साथ ही साथ दिमाग खुला रखिए। The tangential component of acceleration occurs due to the angular acceleration। ध्यान से देखिए क्या है, अगर बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है तभी उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, अदरवाइज नहीं। बॉडी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी आएगा जब बॉडी में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं। अभी आपको समझाता हूं सारी चीजें, पहले देख लीजिए एक्सेलरेशन कितने तरीके के होते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरा होता है जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के, मतलब एक्सेलरेशन हमने 2 तरीके का पढ़ा। अब ध्यान से देखिए, 2 तरीके का एक्सेलरेशन पढ़ा। लेट से यहां पे कोई लिंक है जो हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। लेट से हमने यहां पे ओमेगा दे दिया, यहां पे हमने ओमेगा दे दिया। अब ओमेगा क्या करेगा, ओमेगा, और लेट से यहां पे कोई पॉइंट है, ये पूरी ओ से यहां तक की, ए पॉइंट तक की डिस्टेंस है आर, ठीक है। ओ से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने ले लिया आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने ले लिया आर, ओ से ए तक की डिस्टेंस को हमने ले लिया आर। तो अब इसके पास जो सेंट्रीपिटल, जिसको हमने रेडियल एक्सेलरेशन दिया है नाम, वो कहां होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर।
मतलब ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा, ये वाला एक्सेलरेशन होगा ए ऑफ सी। ए ऑफ सी, इस सी का मतलब होगा सेंट्रीपिटल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। मतलब इस वाले पॉइंट ए का जो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो किस तरफ लगेगा, जिस पॉइंट पर हमने हिंज किया है या जिस पॉइंट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन करेगा या कर रहा है, उस पॉइंट के अबाउट, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि टूवर्ड्स द सेंटर या अलोंग द लिंक। आपको लिंक के अलोंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो टूवर्ड्स द लिंक लगेगा या टूवर्ड्स द सेंटर, बोल लीजिए, दोनों ही बराबर बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, टूवर्ड्स द सेंटर या टूवर्ड्स अलोंग द लिंक। पॉइंट क्लियर है? तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल। सेंटर, देखिए इसके नाम में ही आ रहा है सेंट्रीपिटल, मतलब जो सेंटर की तरफ लगे, जो सेंटर की तरफ लगे। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है रेडियल। और अब आता है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और किधर लगेगा, देखिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो लगता है अलोंग द टेंजेंट। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है अलोंग द टेंजेंट, दिखाई दे रहा है सबको, ये है अलोंग द टेंजेंट। तो ये हो जाएगा ए ऑफ टी। क्या हो जाएगा ये, ए ऑफ टी। ये हो जाएगा टेंजेंशियल, मतलब लिंक के परपेंडिकुलर बोल लीजिए। लिंक की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वही तो होगी क्या, टेंजेंशियल। अरे यार वही तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। अच्छा ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये टेंजेंट कैसे बन गया। भाई मेरे, जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है, लेट्स से अगर ये घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन ही कर रहा होगा, तो इस सर्किल की टेंजेंट इसी डायरेक्शन में तो होगी, यही तो हुई सर्किल की टेंजेंट डायरेक्शन। तो इसी को तो हम बोल रहे हैं दिस इज द, कि लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल लीजिए या सर्किल का टेंजेंशियल। तो लिंक का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही क्या होगा, टेंजेंट। पॉइंट क्लियर है? वापस से बोलिए, लिंक का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। पॉइंट क्लियर है? लिंक का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। क्लियर है पॉइंट? इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमने देखी है कितनी होती है, डीवी बाई डी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है डीवी डिवाइडेड बाई डी टी। मतलब इसके पास अभी जो वेलोसिटी है उसका चेंज, उसका चेंज। ठीक है, तो ए टी की वैल्यू हो गई डीवी बाई डी टी, और ए ऑफ सी की वैल्यू हो गई कितनी, वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या है, वी अभी इसके पास जो वेलोसिटी है वो, मतलब v की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, अगर मैंने अल्फा को 0 माना है तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या? अच्छा देखिए, जैसे एक्सेलरेशन होता है, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए कि यहां पे दो तरीके के एक्सेलरेशन कौन कौन से, ये समझ आ गया। मैं इसको क्लियर करता हूं आपको दोबारा समझाने के लिए। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन, ठीक है, मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन हम बोलते हैं वेलोसिटी को बढ़ाने वाला, मतलब हमारी वेलोसिटी को जो बढ़ाए वो होगा एक्सेलरेशन। और कौन सी वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी। मतलब जब मैं v की बात करूंगा, वेलोसिटी को बढ़ाने वाला, सिंपल सा आप ऐसा समझिए, सिंपल भाषा में वेलोसिटी को बढ़ाने वाला कौन होगा, एक्सेलरेशन। अगर इस एक्सेलरेशन का नाम बदल के मैं एंगुलर एक्सेलरेशन रख दूं तो, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन की जगह मैंने बोला, अब मैं बात कर रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन, अब मैं बात कर रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, देखिए ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, लीनियर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, किसको बढ़ाएगा, कुछ नहीं, वो बढ़ाएगा सर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसको करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ये वाला?
अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसको बढ़ाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन सर एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट या लिंक या बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये नहीं है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, ठीक है। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। कैसे लिखते हैं इसको? देखिए, एक्सेलरेशन जैसे हमारा होता है ए एक्सेलरेशन, जैसे हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा होता है dv बाई dt। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना बन जाता है? वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना बन जाता है सर? ये बन जाता है d ओमेगा डिवाइडेड बाई dt। जैसे वो dv बाई dt है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह a की जगह अल्फा आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा और समय तो समय ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला कि अगर किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो समझिए ध्यान से, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। मैंने बोला कि अल्फा का फॉर्मूला हो गया डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। अब मैंने बोला लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू 0। मैंने बोला किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? 0। अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, अल्फा की वैल्यू 0 रखिए, मतलब डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, जैसे आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही पढ़ते हैं, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इतना क्लियर है? ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप तो बोलोगे सर 4 तो कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 0। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि अगर 5 का डिफरेंशिएशन करो तो आप बोलोगे सर डी ओमेगा डी वाई डी टी ऑफ 5 तो कांस्टेंट हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसका मतलब कि किसी नियत नंबर का जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। जब भी किसी नियत संख्या, 5 क्या है? एक नियत संख्या है, कांस्टेंट है। 4 क्या है? 4 एक कांस्टेंट है, मतलब जब भी हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 0 मिलता है। क्या इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा? वो चीज हमारी क्या होगी? वो चीज हमारी होगी कांस्टेंट। इतना पॉइंट क्लियर है? अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 मिल रहा है तो क्या वो चीज कांस्टेंट होगी? बिल्कुल कांस्टेंट होगी। तो आपको यहां पे वही तो मिल रहा है, अगर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज माई कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हमारी जो लिंक होगी वो एक नियत एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी, हमारी जो लिंक होगी वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब ओमेगा कभी नहीं बदलेगा। अगर अल्फा किसी बॉडी के पास नहीं है, मतलब ये हुआ, अगर इस लिंक को यहां पर मैं घुमा देता, लेट से दिस पॉइंट इज ओमेगा, ओमेगा से मैंने घुमा दिया, अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सर r इंटू ओमेगा हो जाएगा। ऐसा ही तो हमने सीखा था वेलोसिटी निकालना। और हमेशा इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड होगी r ओमेगा, लेकिन वेलोसिटी बदलती रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूं? स्पीड r ओमेगा ही होगी लेकिन वेलोसिटी बदलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
स्पीड वही रहेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, चाल वही रहेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है, अगर ये एक सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन किस तरीके से कर रहा होगा सर? कुछ इस तरीके से कर रहा होगा, इस तरीके से कर रहा होगा। तो जब यहां पर होगा तो इसकी वेलोसिटी r इंटू ओमेगा यहां ऐसे होगी, जब यहां पहुंचेगी लिंक तो वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी r इंटू ओमेगा। ठीक है, जब यहां पे लिंक पहुंचेगी तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी r इंटू ओमेगा, और जब लिंक यहां पहुंचेगी तो वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी r इंटू ओमेगा। तो देखिए कभी डायरेक्शन इधर है, कभी डायरेक्शन नीचे, कभी डायरेक्शन दाईं तरफ, कभी डायरेक्शन ऊपर। तो स्पीड तो उतनी है, स्पीड तो उतनी है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदलने के कारण इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं वेलोसिटी लिखता हूं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें आती हैं। क्या? एक तो मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन परिवर्तित हो रही है, तो डायरेक्शन बदलने के कारण ये हमारी वेलोसिटी भी बदलती रहेगी। क्लियर है पॉइंट ये वाला? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका ओमेगा कभी नहीं बदलेगा, ओमेगा उतना ही रहेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे देखिएगा, पूरा मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मैंने आपको यहां पे क्या बोला, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिखा है? टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो हमें टेंजेंशियल मतलब जो a ऑफ t मिलेगा, a ऑफ t की वैल्यू मैंने क्या लिखी है? dv डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अकर्स ड्यू टू द एंगुलर एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी के पास अल्फा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब अल्फा, और अल्फा का मतलब होता है डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। तो जब किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तब ही क्या होगा? उस बॉडी के पास क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर आप यहां से डेराइव करो, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप डेराइव करो तो at की वैल्यू होती है d बाई डी टी, और v इज इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ओमेगा। वेलोसिटी की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी है? r ओमेगा। ठीक है, r तो कांस्टेंट ही है। अगर ये वाली लिंक, ये देखिए, अगर ये वाली लिंक मेरी मूव कर रही है ओमेगा से, तो ये जो r है ये तो कांस्टेंट ही है। क्या लिंक की लेंथ बदल जा रही है? नहीं। तो इसको डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो a ऑफ t कितना हो गया? r, और डी ओमेगा बाई डी टी को ही तो हमने क्या बोला है? अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? at इज इक्वल टू r अल्फा। पॉइंट क्लियर है? मतलब ये वाला जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, ये at, जो at आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पर। मतलब अगर किसी बॉडी के पास अल्फा अगर होगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तभी उस बॉडी के पास क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा, तो आप यही बताओगे कि अगर किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो उस बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, लेट्स से इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब किसी बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो अल्फा की वैल्यू 0 रखने पर at कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब उस बॉडी के पास अब सिर्फ क्या होगा? एक एक्सेलरेशन होगा, AC सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ लग रहा था, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? v स्क्वायर बाई आर। और v इज इक्वल टू हमने कितना पढ़ा है? v इज इक्वल टू हमने पढ़ा है r ओमेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसको रखो तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। एक r से एक r कैंसिल, कितना आ गया? r ओमेगा स्क्वायर। तो AC की वैल्यू चाहे आप बोलो v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दोनों ही हैं, दोनों ही होते हैं। मतलब a ऑफ c की जो वैल्यू होती है, चाहे v स्क्वायर बाई r बोलिए या r ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही होती है AC की वैल्यू। मेरे ख्याल से आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है पॉइंट? एक चीज मैं वापस यहां बना दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने कोई लिंक बना ली, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट द एंड पॉइंट इज
ए, लेट्स से इसकी जो रेडियस है उस रेडियस को मैंने आर बोल दिया, ठीक है, लिंक की लेंथ को आर बोल दिया और इसको मैंने ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है, इसको मैंने ओमेगा से घुमा दिया। तो इसके पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होंगे। दो तरीके के एक्सेलरेशन कौन कौन से होंगे? पहला तो एक्सेलरेशन होगा कौन सा? इन द टेंजेंट डायरेक्शन। क्या? ए ऑफ टी इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होगा? आर इंटू एल्फा। और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कितना होगा? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कितना होगा? टूवर्ड्स सेंटर कितना होगा? सर ए ऑफ सी होगा। और ए ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी? ए ऑफ सी की वैल्यू होगी सर वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ए ऑफ टी कितना हो गया? आर इंटू एल्फा। अब मान लीजिए इफ, अगर इसी में मैं केस बना देता हूं, यहां देखिएगा वहां पे जगह नहीं है। इफ एल्फा इज इक्वल टू 0, अगर मैं एल्फा को 0 बोल दूंगा तो अब इस बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ ओनली, इफ एल्फा इज इक्वल टू 0 देन ओनली वन एक्सेलरेशन। अब इस बॉडी के पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा। कौन सा? ओनली वन एक्सेलरेशन, और उसका नाम क्या होगा? ए ऑफ सी, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर अल्फा नहीं है, किसी बॉडी के पास 0 है, तो उस बॉडी के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर। इतनी बात क्लियर है? इतना चिल्लाने का मतलब समझ में आया? द एक्सेलरेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लिंक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एक्सेलरेशन वेक्टर्स इन द सेम रेशियो। मतलब कह रहा है ये हमने वेलोसिटी वाले में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपको किसी लिंक पर किसी पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो उसकी लेंथ का रेशियो लेकर आप दूसरे पॉइंट की भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से अगर आपको किसी लिंक पर एक्सेलरेशन पता है तो लेंथ का डिवीजन करके उससे सेम रेशियो में आप दूसरे किसी पॉइंट का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इस पॉइंट का हम मतलब समझ लेते हैं। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो एक्सेलरेशन होंगे, एक टेंजेंट डायरेक्शन में। टेंजेंट बोलने का मतलब सर लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पॉइंट क्लियर है? टेंजेंट बोलने का मतलब लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और दूसरा होगा सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। अब एक और तरीके का एक्सेलरेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आता ही आता है। इसको आप मार्क करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोरियोलिस एक्सेलरेशन कंपोनेंट। तो ये दो एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गए, ये दो एक्सेलरेशन समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है हमारा कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन? देखते हैं क्या है। इट कम्स इनटू पिक्चर। ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं, फिर कोरियोलिस पे आता हूं। चलिए कोरियोलिस पे देखते हैं। कोरियोलिस कंपोनेंट एक्सेलरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट कम्स इनटू पिक्चर, ये हमें कब दिखाई देता है? इट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन अ बॉडी हैज इट्स मोशन रिलेटिव टू अ मूविंग बॉडी, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ स्लाइडर ऑन अ रोटेट। क्या कह रहा है? आसान भाषा में समझिए, किताबी भाषा में नहीं। कह रहा है कि जब एक बॉडी वो रोटेट कर रही है, ध्यान से समझिएगा, जब एक बॉडी रोटेट कर रही है और उसी बॉडी पर, जो बॉडी रोटेट कर रही है उसी पर एक दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही है। क्या बोला मैंने? कोरियोलिस कंपोनेंट एक्सेलरेशन कब दिखाई देगा, कब पिक्चर में आता है? कि जब एक बॉडी रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, और उसी रोटेटिंग बॉडी पर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, फिसल रही है। एक बॉडी रोटेट कर रही है और उसी पर कोई दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही है, तब हमें दिखाई देता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर है? क्या लिखा है? इट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन अ बॉडी हैज इट्स मोशन रिलेटिव टू अ मूविंग बॉडी। जब एक बॉडी का रिलेटिव मोशन हो रिलेटिव टू इट्स मूविंग बॉडी, मतलब एक बॉडी रोटेट कर रही है पहले से और उस पर कोई और बॉडी स्लाइड कर रही है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ स्लाइडर ऑन अ रोटेटिंग लिंक। आपसे कह रहा है, इसको अगर आपको समझना है क्या मतलब हुआ, कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक रोटेटिंग लिंक है, ठीक है,
मैंने यहां पे बना लिया, मेरे पास कोई एक रोटेटिंग लिंक है, इस तरीके से ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इस बार यहां पर मैंने कोई स्लाइडर ले लिया, यहां पर मैंने कोई स्लाइडर ले लिया। ये लिंक को थोड़ा और लंबा बना देते हैं इस तरीके से। तो ये स्लाइडर क्या करेगा, ये पूरी एक लिंक है लंबी सी, ठीक है। तो ये स्लाइडर क्या करेगा, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूं। यहां पे मैंने एक स्लाइडर बनाया, और इसको मैंने ओमेगा से रोटेट करा। अब क्या होगा, जब ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो ये स्लाइडर क्या करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फिसलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेट्स से स्लाइडर क्या है, स्लाइडर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, स्लाइडर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो ये एक रोटेटिंग बॉडी पर ये जो रोटेटिंग लिंक है, लेट्स से इस लिंक का नाम है कुछ, इस लिंक का नाम ले लेते हैं, इस लिंक का नाम है, ये O बोल दिया और इसको A बोल दिया। जो रोटेटिंग लिंक है यहां पर हमारी, जो हमारी रोटेटिंग लिंक है, इस रोटेटिंग लिंक का नाम क्या है, OA। और इस रोटेटिंग लिंक पर हमारा स्लाइडर क्या कर रहा है, दिस स्लाइडर स्लाइड्स ऑन दिस रोटेटिंग लिंक। पॉइंट क्लियर है? ये स्लाइडर क्या है, इस रोटेटिंग लिंक पर स्लाइड कर रहा है। तब हमें इस तरीके का अगर केस होगा तब हमें दिखाई देगा क्या, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए एग्जांपल में यही लिखा हुआ है, मोशन ऑफ अ स्लाइडर, एक स्लाइडर का मोशन ऑन अ रोटेटिंग लिंक। अब बात ये आती है कि कोरियोलिस एक्सेलरेशन कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी। पहले तो आप वैल्यू याद रख लीजिएगा, ये है, दिस इज द फॉर्मूला। बाकी अभी हम यहां डेरिवेशन पार्ट देखते हैं। समझिए, इस पॉइंट को समझिए, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, रटिएगा नहीं, समझिएगा क्या चीज बोल रहा हूं मैं, समझिएगा इस चीज को। चलिए देखिए इस चीज को, क्या है ये, मेरे पास क्या है, एक रोटेटिंग लिंक है। क्या, मेरे पास एक रोटेटिंग लिंक है OR, मेरे पास एक रोटेटिंग लिंक है क्या, OR। ठीक है, एक रोटेटिंग लिंक है OR। ठीक है, बहुत सही, रोटेटिंग लिंक हो गई OR। अब इस रोटेटिंग लिंक पर मैंने क्या लिया, एक स्लाइडर लिया है। देखिए यहां पे ये स्लाइडर दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको स्लाइडर दिखाई दे रहा है, ये है स्लाइडर। तो मेरे पास एक रोटेटिंग लिंक है जिसको मैंने ओमेगा से घुमा दिया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक रोटेटिंग लिंक है जिसको मैंने ओमेगा से घुमा दिया है, और अल्फा यहां का एंगुलर एक्सेलरेशन, इस लिंक के पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन भी है तो क्या इस लिंक के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा, मैंने आपको यही तो केस बताई थी। लेट्स से इस बार मैंने दाईं तरफ घुमाया, तो इस लिंक के पास AT की वैल्यू क्या होती है, R इंटू अल्फा। तो अगर अल्फा है तो AT भी होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री। और दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा, दूसरा एक्सेलरेशन होगा सर टूवर्ड्स सेंटर, और टूवर्ड्स सेंटर वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टूवर्ड्स सेंटर वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, R ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो यहां पर मैंने अल्फा भी दे रखा है, इस वजह से यहां पर ओमेगा भी है और यहां पर साथ में अल्फा भी है, इसलिए टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों एक्सेलरेशन होंगे। वापस आ जाते हैं अपने फिगर पे। तो स्लाइडर है, अब मैंने लिंक को रोटेट करा दिया, मतलब ये मेरी जो लिंक OR है, जो लिंक मेरी यहां पर जो लिंक OR है, ये लिंक OR क्या कर रही है, ये लिंक OR रोटेट कर रही है। ठीक है, ये लिंक OR क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इस पर एक स्लाइडर है जो V वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। इस पर एक स्लाइडर है जो V वेलोसिटी से इस पर स्लाइड कर रहा है। देखिए ऊपर इसकी वेलोसिटी, ये जो V है ऊपर की तरफ, तो यार ऊपर की तरफ कौन जाएगा, ऊपर की तरफ स्लाइडर ही तो मूव कर रहा होगा। अरे बोलो, ऊपर की तरफ स्लाइडर ही तो मूव कर रहा होगा, तो ये जो स्लाइडर है इसकी वेलोसिटी हो गई V ऊपर की तरफ। क्लियर है इतना पॉइंट?
इतना पॉइंट क्लियर है। चलिए अब क्या किया, जब मैंने इस लिंक को डेल्टा थीटा एंगल से घुमा दिया, जब इस लिंक को मैंने डेल्टा थीटा एंगल से घुमा दिया, जब इस लिंक को मैंने डेल्टा थीटा एंगल से घुमा दिया, अब डेल्टा थीटा एंगल से घुमा दिया, इसके पास अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। मतलब क्या ओमेगा की वैल्यू वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? सर अगर अल्फा है तो अल्फा तो ओमेगा को बढ़ाएगा। अल्फा क्या करेगा, जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। तो अब ओमेगा पहले वाला ओमेगा नहीं रहेगा, ओमेगा चेंज होकर, ओमेगा बदलकर क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश। देखिए यहां पर ओमेगा था और यहां पर बदल के ओमेगा क्या हो गया, यहां पर बदलकर ओमेगा हो गया ओमेगा डैश। इतना पॉइंट क्लियर है? क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है। अच्छा, स्लाइडर ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या स्लाइडर अभी भी उसी पोजीशन पर होगा या थोड़ा ऊपर चल चुका होगा? बिल्कुल ऊपर चल चुका होगा। देखिए तो स्लाइडर को वैसे तो यहां पर होना चाहिए था, क्योंकि लिंक अगर घूम गई तो स्लाइडर को यहां से यहां पर आ जाना चाहिए था, लेकिन स्लाइडर हमको यहां नहीं दिखाई दे रहा है, स्लाइडर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ऊपर, और वो दिखाई भी देगा क्यों, क्योंकि स्लाइडर तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। तो जब तक ये लिंक रोटेट कर रही है स्लाइडर थोड़ा ऊपर जा चुका है। क्लियर है पॉइंट? स्लाइडर क्यों हमें उस पोजीशन पर यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि स्लाइडर के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, और अगर ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो स्लाइडर ऊपर जा चुका होगा। अब देखिए ये हो गई मेरी लिंक की पोजीशन, अब देखिए ये हो गई मेरी लिंक की पोजीशन। अब इसके पास जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में अलोंग द लिंक होती है, जो स्लाइडर है वो तो अलोंग द लिंक ही तो मूव करेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है अब वो बन गई v डैश। है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई स्लाइडर की, स्लाइडर की वेलोसिटी हो गई v डैश। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? अरे यार जब ओमेगा बदल रहा है तो ओमेगा बदलने की वजह से क्या इसकी स्लाइडर की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि स्लाइडर उसी पर स्लाइड भी तो कर रहा है। ठीक, तो अब वेलोसिटी हो गई v डैश, और ये डेल्टा थीटा एंगल से घूम चुका है। ये देखिए ये एंगल यहां पे डेल्टा थीटा घूम चुका है और अब है v डैश, तो v डैश का आप ले लो कंपोनेंट, तो अलोंग द थीटा डायरेक्शन ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा v डैश कॉस डेल्टा थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा v डैश साइन थीटा। कंपोनेंट सबको लेना आता है, कोई भी वेक्टर जिस डायरेक्शन से जितना एंगल बनाता है उधर कॉस ले लीजिए। तो देखिए ये है v डैश की डायरेक्शन और ये है डेल्टा थीटा, तो इस v डैश का अगर इधर हमको कंपोनेंट लेना है तो डेल्टा थीटा है, मतलब v डैश कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? और कॉस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमें क्या मिल जाएगा, कॉस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा साइन। चलिए क्लियर है पॉइंट? तो कंपोनेंट लेना मेरे ख्याल से सबको आता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंपोनेंट लेना मेरे ख्याल से सबको आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मुद्दे की बात पे, अपना जो मेन टॉपिक है। ये मेन पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए ये स्लाइडर की बात हो गई, जो v डैश हो गई ऊपर की तरफ वो तो स्लाइडर की बात हो गई। अब मैं इसके रोटेटिंग वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं। देखिए अगर लिंक यहां पर है, मतलब अब इसकी पोजीशन जो यहां पे पहले r थी, मतलब यहां से यहां तक की जो पोजीशन थी वो r थी, अब यहां से यहां तक की पोजीशन कितनी हो चुकी है, वो r डैश हो चुकी है। अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन या लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r डैश ओमेगा डैश, क्योंकि r भी बदल चुका है और ओमेगा डैश भी बदल चुका है। ठीक है, और ये डायरेक्शन भी कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। अरे यार ये डायरेक्शन भी देखो, ये जो एंगल है इसको देखो जरा ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये लाइन देखो ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है। तो अगर ये है 90 माइनस डेल्टा थीटा, तो इसको भी तो डेल्टा थीटा होना पड़ेगा, तभी दोनों का जोड़ कितना आएगा, 90 डिग्री। ये सारी छोटी क्लासेस की बातें हैं, ठीक है। अपने हम मेन पॉइंट पे आते हैं, ये एंगल वाला खेल हटा दीजिए, वो हटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए, तो ये आर डैश ओमेगा डैश हो गया, अब आर डैश ओमेगा डैश हो गया और ये एंगल डेल्टा थीटा हो गया। तो इसके भी कंपोनेंट ले लीजिए। इसका कंपोनेंट लेने पर क्या आ गया, आर डैश ओमेगा डैश, आर डैश ओमेगा डैश, और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कॉस के लंबवत हमको मिलता है साइन। तो ये हो गया आर डैश ओमेगा डैश, और इधर हमको मिल जाएगा साइन डेल्टा थीटा। क्लियर है पॉइंट, इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं, बस हमने कंपोनेंट्स को ब्रेक किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ पी अलोंग ए आर कहां दिखाई दे रहा है भैया, ए आर ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये ए आर हमको दिखाई दे रहा है, ये जो है ए से लेकर आर, तो ये ए आर हो गया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। किसका निकालना है, पी क्या था हमारा, पी ऑन द स्लाइडर क्यू, मतलब स्लाइडर हमारा है जिसको हमने क्यू बोला है, और इस स्लाइडर पर हमने कोई पॉइंट ले लिया क्यू, तो उस स्लाइडर एस का हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ पी मतलब पी क्या है, उस स्लाइडर क्यू पर जो पॉइंट सिचुएटेड है अलोंग ए आर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन। अरे यार, एक तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन एफ से, और टूवर्ड्स सेंटर कितना लगेगा, ध्यान से देखिए यहां पर इस वाली पोजीशन को देखिए, जो डिफॉर्म पोजीशन है मैं उसको बना रहा हूं, ये पोजीशन है, यहां पर स्लाइडर बना रखा है मैंने, ठीक है, यहां पर मैंने बना रखा है स्लाइडर। अब देखिए इसके पास ऊपर की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है f, ड्यू टू चेंजिंग इन द वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी भी तो बदल रही है। और यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना लगेगा, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना लगेगा, ध्यान से देखिए कितना, आर ओमेगा स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पर पूछूं आपसे कि कितना एक्सेलरेशन लग रहा है अलोंग, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये अलोंग ए आर ही तो लग रहा है, ए से आर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पर दो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक तो ऊपर की तरफ, एकदम सीधे वाला फिगर बना रहा हूं, ठीक है, एकदम सीधा वाला फिगर बना रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे दो तरीके के एक्सेलरेशन लग रहे हैं। यहां पे मेरा हो गया स्लाइडर, अब ये स्लाइडर ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन एफ से, और इस स्लाइडर पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ए ऑफ सी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पॉइंट का आप नेट एक्सेलरेशन बता दो, तो इस वाले पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो जाएगा सर ऊपर की तरफ, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम बोलेंगे एफ माइनस, और ए सी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वी स्क्वायर बाई आर, या इसको मैंने आर ओमेगा स्क्वायर भी बताया था, कितना हो जाएगा ये एफ माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन आया ये किधर लग रहा है सर, ये तो लिंक के अलोंग लग रहा है, लिंक की डायरेक्शन में, तो वही पॉइंट लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ पी अलोंग ए आर। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पी अलोंग ए आर की बजाय मैं बहुत अच्छे फॉर्म में लिखता हूं इसको अलोंग द लिंक, ठीक है, लिंक की डायरेक्शन में। पॉइंट क्लियर है। और दूसरा वाला एक्सेलरेशन देखिए, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी एफ, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर, ठीक है, और रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन द स्लाइडर, मतलब कितनी दूरी पर है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब देखिए दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पी अलोंग ए आर इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन।
ये आपसे बोल रहा है कि ये लिंक मैंने बनाई, यहां पे स्लाइडर है, तो स्लाइडर पे जो पॉइंट P है वो यहां से R डिस्टेंस पर है, स्लाइडर ऊपर की तरफ, स्लाइडर जो ये मेरा स्लाइडर है, ये स्लाइडर ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन F से, और इस पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ वो कितना लग रहा है, A ऑफ C इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। तो इस पर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, वो हो जाएगा सर नेट एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा F माइनस R ओमेगा स्क्वायर। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और ये किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। किधर होगा, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है ना, F बाहर जा रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन फिर भी स्लाइडर के पास वेलोसिटी है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। F विल बी नेगेटिव इफ द स्लाइडर हैज डी एक्सेलरेशन। कह रहा है अगर स्लाइडर के पास डी एक्सेलरेशन होता, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती, तो वो किधर आता, वो अंदर की तरफ आता। ठीक है, देखिए F विल बी नेगेटिव, मतलब F जो होता, अभी तो मैंने इसको बाहर की तरफ लिया है, अगर इफ F नेगेटिव होता तो ये किधर आ रहा होता, हमारा जो स्लाइडर होता ये इस लिंक पर अंदर की तरफ आ रहा होता। पॉइंट क्लियर है। अगर F नेगेटिव होता, अगर F नेगेटिव होता तो हमारा स्लाइडर अंदर की तरफ आ रहा होता। इतना क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, इसको मैं क्लियर करता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ P परपेंडिकुलर टू AR। अब हमको क्या करना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है P का AR के परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये लिंक वापस से बनाता हूं मैं। इतनी प्रैक्टिस करिए कि बिल्कुल चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है, अब देखिए स्लाइडर इधर है, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये यहां से हिंज पॉइंट से O से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, R डिस्टेंस पर है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और अल्फा है इसके पास, क्या अल्फा इसके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, इस पर किसी पॉइंट का सर R अल्फा होता है। लेकिन अब मैं आपसे ये भी बोल रहा हूं कि साथ में अब ऐसी केस आ गई कि यहां पे कोई स्लाइडर है, यहां पर मेरे पास कोई स्लाइडर है और वो स्लाइडर इस पर मूव कर रहा है, इस रोटेटिंग लिंक पर मूव कर रहा है, तो स्लाइडर का भी तो एक एक्सेलरेशन आएगा, स्लाइडर का भी तो एक एक्सेलरेशन आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2v इंटू ओमेगा। 2v इंटू ओमेगा क्या होता है, 2v इंटू ओमेगा। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास सिर्फ रोटेटिंग लिंक होती, स्लाइडर ना होता, तो मेरे पास सिर्फ ये फिगर होता, A ऑफ T इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, और एक सेंटर की तरफ A ऑफ C इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ ये दो फिगर होते, ये हो गया ओमेगा और ये हो गया अल्फा। पॉइंट क्लियर है। लेकिन अब इस पे अगर मैं कोई स्लाइडर भी लगा दूं तो स्लाइडर का भी तो आएगा क्या, एक्सेलरेशन। तो स्लाइडर का भी तो एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, स्लाइडर का भी तो एक्सेलरेशन आएगा, तो वो स्लाइडर का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2v इंटू ओमेगा। पॉइंट क्लियर है, 2v इंटू ओमेगा, जहां पर v क्या है, v इज द स्लाइडिंग वेलोसिटी। ठीक, तो यहां पर v क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग वेलोसिटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, क्लियर है सबको पॉइंट। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, और ये किधर आपको दिखाई दे रहा है यार, लिंक के परपेंडिकुलर ही तो दिखाई दे रहा है, लिंक के परपेंडिकुलर ही तो दिखाई दे रहा है ये वाला एक्सेलरेशन। अब दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इधर की डायरेक्शन का जो नेट एक्सेलरेशन आया, इधर की डायरेक्शन का जो नेट एक्सेलरेशन आया कितना आया, R अल्फा प्लस, और ये वाला स्लाइडर के होने की वजह से। अगर मेरा स्लाइडर ना होता तो सिर्फ ये फिगर होता मेरा, क्लियर है। अगर मेरे पास स्लाइडर ना होता तो ये वाला फिगर होता, अगर स्लाइडर ना होता, इफ there is not any slider। पॉइंट क्लियर है। अगर मेरे पास कोई स्लाइडर नहीं होगा तो ये फिगर बनेगा, और ये वाला फिगर मेरा कब बनेगा, इफ देयर इज अ स्लाइडर। ठीक है, अगर मेरे पास कोई स्लाइडर है तो ये वाला फिगर, और स्लाइडर नहीं है तो ये वाला फिगर। पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे पास जो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट दिखाई दिया, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मुझे क्या दिखाई दिया, 2v ओमेगा, ठीक है। अभी जब मैंने ये फिगर बनाया तो यहां पर AT इज इक्वल टू आर अल्फा तो था, पहले ही था, लेकिन स्लाइडर होने की वजह से, अगर इस पे मैंने कोई स्लाइडर लगा दिया तो स्लाइडर होने की वजह से एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आया 2v इंटू ओमेगा, स्लाइडर का एक्सेलरेशन, ठीक है। और सेंटर की तरफ लग रहा है AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे अल्फा, यहां पर, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिला ना 2v ओमेगा, इसी का नाम होता है कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसी का नाम होता है कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको, आया नहीं आया समझ, ठीक है। इसी का नाम होता है कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, सर बहुत आसान, 2v ओमेगा। क्या होती है, 2v ओमेगा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म, 2 क्रॉस 2 ब्रैकेट में ओमेगा क्रॉस v, ठीक है, 2 ब्रैकेट में ओमेगा क्रॉस। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं आता, एग्जाम में डायरेक्शन का ही क्वेश्चन आता है। द डायरेक्शन ऑफ द कोरियोलिस एक्सेलरेशन कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द रेडियल वेलोसिटी वेक्टर v थ्रू 90 डिग्री इन 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लिंक। चलिए समझते हैं क्या है। इस वाले पॉइंट को अभी मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा, ध्यान रखिए, इस वाले पॉइंट को अभी मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ स्लाइडर मूव्स विद अ वेलोसिटी v ऑन अ लिंक, कह रहा है आपके पास एक रोटेटिंग लिंक है, उस पर कोई स्लाइडर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा है उसकी। कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 2v इंटू ओमेगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज्म। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं थोड़ी देर बाद कराता हूं, पहले आगे देख लेते हैं जो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है अभी मैं पीछे वाला करवाता हूं, पहले यहां देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि जो कोरियोलिस हमने निकाला है, कोरियोलिस, ठीक है, क्या होता है 2v इंटू ओमेगा। तो यहां पे v क्या है, यहां पे जो v है, v किसका है, स्लाइडर वेलोसिटी। क्या है, v इज द स्लाइडर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है सर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसका एंगुलर वेलोसिटी था, जो चीज रोटेट कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग लिंक। पॉइंट क्लियर है। तो कह रहा है किस पे डिपेंड करता है ये कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, देख के बताइए यार, दो चीजों पे करता है, एक तो v पे करता है स्लाइडर वेलोसिटी पर, और रोटेटिंग लिंक की एंगुलर वेलोसिटी पर। देख लीजिए क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर सही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक ये भी सही है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर गलत यार, और एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 और 2 कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर पॉइंट, आगे देखिए। द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज टेक्स इनटू अकाउंट फॉर, कह रहा है इनमें से किस मैकेनिज्म में आपको कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दिखाई देगा। अच्छा एक पॉइंट बताना, अभी मैंने यहां पे एक लिंक बनाई थी, इस पे सिर्फ पॉइंट ए लिया था, और इसको अगर मैं ओमेगा से रोटेट कराता और लेट्स से ये डिस्टेंस r होती, तो क्या इस पे आपको कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दिखाई देता, नहीं। कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तब पिक्चर में आएगा जब किसी रोटेटिंग लिंक पे आप क्या लगा दो, स्लाइडर। यहां पे हमने जब स्लाइडर लगाया था तभी तो ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, और यहां पे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 2v इंटू ओमेगा, और वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो कह रहा है इनमें से किस ऑप्शन में, किस मैकेनिज्म में कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा। यार बहुत आसान है, उसमें आएगा जिस पर स्लाइडर चिपका होगा, और स्लाइडर किस में चिपका दिखाई दे रहा है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में ही तो आएगा यार, अरे हाँ या ना।
क्या इसमें स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म नहीं होगा? हाँ या ना बताओ? गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। 4 बार चेन मैकेनिज्म, क्या ये सही है? ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। क्या बोला मैंने? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। यार स्लाइडर क्या करना चाहिए? किसी घूमती लिंक पर चलना चाहिए, मतलब मेरी लिंक घूम रही हो पहले से और उस पर स्लाइडर फिसले, तब आएगा कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। या स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म तो ये हो गई मेरी, तो यहां पे कोई रोटेटिंग लिंक पर स्लाइडर थोड़ी चल रहा है, स्लाइडर तो मजे से बस रेसिप्रोकेट कर रहा है। जब हमने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनाई थी, ध्यान से देखिए, तो हमने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कैसे बनाई थी? इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा फिगर सही नहीं बन रहा है, बस समझ लीजिएगा, ठीक है? और यहां पे मैंने एक स्लॉटेड बार लगा रखा था इस तरीके से, और इस स्लॉटेड बार से यहां पर एक रैम जुड़ा हुआ था और उस रैम के आगे मैंने एक टूल लगा रखा था, ठीक है? और जब ये टूल आगे जा रहा था तभी तो यहां पे वर्कपीस की क्या हो रही थी? कटिंग हो रही थी, ठीक है? तो यहां पे आपको याद होगा इस क्रैंक कनेक्टिंग रॉड को मैंने फिक्स किया था और यहां पर एक स्लाइडर लगा था, ठीक है? स्लॉटेड बार के अंदर एक स्लाइडर रखा था, याद है? ठीक है? तो जब हमने स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म पढ़ी थी, स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, तो उसमें क्या था? देयर वॉज ए क्रैंक, सॉरी देयर वॉज अ स्लाइडर। क्या था वहां पे? क्या था? देयर वॉज अ स्लाइडर इनसाइड क्या? आ स्लॉटेड बार। याद आ रहा है? तो जब ये स्लॉटेड बार मेरा मूव कर रहा था तो इसमें स्लाइडर मेरा ऊपर नीचे चल रहा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? जब ये स्लॉटेड बार मेरा रोटेट कर रहा था तभी तो स्लाइडर इसमें मेरा ऊपर नीचे मूव कर रहा था। तो इसमें है कि रोटेटिंग लिंक पर स्लाइडर मेरा ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्विक रिटर्न रेशियो में। पॉइंट क्लियर है? आगे देखिए। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराने को आपको बोला है, इन 2 क्वेश्चन को देखिए, समझिए बात को। क्या बताना चाह रहा हूं मैं? क्वेश्चन को समझिए, बात को समझिए। बात क्या है? अब कोरियोलिस कंपोनेंट की वैल्यू हमने निकालनी सीख ली, कितनी? 2v ओमेगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लगेगा किधर? लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये भी पता चल गया, ठीक? चलिए, लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ये भी पता चल गया। लेकिन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है यार, एक तो राइट हैंड की परपेंडिकुलर और दूसरी लेफ्ट हैंड की परपेंडिकुलर। किधर लगेगा? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बात को समझिए। जैसे ये मेरी लिंक है, ठीक है? ये मेरी लिंक है, ये स्लाइडर है, ये ऊपर मूव कर रहा है, ये राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। तो मैंने बोला कोरियोलिस कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन ए ऑफ कोरियोलिस, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2v इंटू ओमेगा। अब यार परपेंडिकुलर तो लगेगा, एक परपेंडिकुलर तो राइट हैंड साइड हो गया और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला डायरेक्शन होगा या ये वाला डायरेक्शन होगा? दोनों ही तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहां पर भी है और 90 डिग्री यहां पर भी है। किधर लगेगा? तो ये डायरेक्शन निकालना हम सीखते हैं। आइए देखिए, ध्यान से देखिए, कॉपी पेन सब रख दीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए? मैं उस नोट पॉइंट पे वापस आता हूं जो मैंने आपको बताया था। मैं उस नोट पॉइंट पे आता हूं जो मैंने आपको बताया था। ये है नोट पॉइंट, इसको मैं हटाता हूं, क्लियर करता हूं। चलिए नोट पॉइंट पढ़िए एक बार। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द कोरियोलिस एक्सेलरेशन कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड, कब मिलेगा? बाय रोटेटिंग द रेडियल वेलोसिटी वेक्टर v थ्रू 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लिंक। कह रहा है कि v जिधर भी जा रहा है, v क्या है? स्लाइडर वेलोसिटी है। अरे यार स्लाइडर v से ही तो मूव कर रहा है, तो जो स्लाइडर की वेलोसिटी है उसको आप 90 डिग्री से घुमा दो,
v को आप 90 डिग्री से घुमा दो। किधर घुमा दो? ओमेगा की सेंस में। ओमेगा की सेंस का मतलब क्या हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ द लिंक, मतलब जिधर वो रोटेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑफ लिंक में। ठीक है, मतलब हम कैसे निकालेंगे? अगर हम कोरियोलिस AC की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ए ऑफ कोरियोलिस की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए क्या करना है हमको। v को, v मतलब क्या है? स्लाइडर वेलोसिटी। स्लाइडर वेलोसिटी, तो जो v की डायरेक्शन है, v को ओमेगा की सेंस ऑफ डायरेक्शन में 90 डिग्री से घुमा देना है। क्या बोला मैंने? v मतलब स्लाइडर की वेलोसिटी को ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन में 90 डिग्री से घुमा देना है। ये सेंस ऑफ रोटेशन बोलने का क्या मतलब है? सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सेंस ऑफ रोटेशन बोलने का क्या मतलब है? सेंस ऑफ रोटेशन बोलने का मतलब है क्लॉकवाइज CW या काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस भी डायरेक्शन में लिंक मेरा रोटेट कर रहा होगा, अगर लिंक मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो v को हम 90 डिग्री से घुमा देंगे क्लॉकवाइज, और ओमेगा अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो v को हम 90 डिग्री घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, वही डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म अलोंग द स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर? गलत है। कह रहा है कि जिधर स्लाइडिंग हो रही है उधर नहीं। हमने तो पढ़ा है यार कि अगर इस तरीके का केस है, इस पे स्लाइडर है, तो लिंक की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मतलब स्लाइडर जिधर फिसल रहा होता है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, या तो इधर या तो इधर, लेकिन होगा 90 डिग्री पे। ये तो गलत हो गया। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द क्रैंक की डायरेक्शन में, ये भी गलत है। अब along a line rotated 90 degree from the sliding velocity vector in a direction opposite to the angular velocity of slotted lever, गलत है ये भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी वेक्टर को किसकी डायरेक्शन में रोटेट कराना है? ओमेगा की डायरेक्शन में। v को ओमेगा की डायरेक्शन में 90 डिग्री से घुमा देना है। यहां पे लिखा है किस डायरेक्शन में घुमाने को कह रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कह रहा है जिधर ओमेगा घूम रहा है उसी सेम डायरेक्शन में आप रोटेट करा दो। सही है, यही हमने पढ़ा हुआ है। अब इधर आते हैं इस वाले पे। देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा जो फिगर आपको गिवन है वेलोसिटी वेक्टर का, कौन कौन सा सही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए, मैं यहां पे फिगर नंबर ए बनाता हूं। ठीक है, यहां पे मैं फिगर नंबर ए बनाता हूं। देखिए, स्लाइडर किधर मूव कर रहा है? इसकी वेलोसिटी से मतलब है स्लाइडर जा रहा है ऊपर। ठीक है, और स्लाइडर जा रहा है ऊपर, और ओमेगा किधर है? ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ओमेगा इधर है ना, ये ओमेगा इधर है और स्लाइडर जा रहा है ऊपर। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था? v को जो वेलोसिटी स्लाइडर की होगी उसको 90 डिग्री से घुमा देंगे ओमेगा की डायरेक्शन में। तो v जा रहा है ऊपर, ध्यान से देखिएगा, v जा रहा है ऊपर और ओमेगा किधर है? ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो घुमाएंगे। v ऊपर जा रहा है, v की डायरेक्शन में हमने पेन कर लिया। अब क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाना होता तो ऐसे घुमाते, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। तो हमको v को किधर घुमाना है? ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन में। तो ओमेगा देखिए, ओमेगा कैसा है? ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है, तो v को ओमेगा की सेंस में घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर आ गया? ये इस वाली डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा मेरा 2v इंटू ओमेगा। पॉइंट क्लियर है? एट 90 डिग्री
पॉइंट क्लियर है। दूसरा फिगर देखिए, फिगर नंबर 2 देखिए, फिगर नंबर 2 देखिए, यहां पे स्लाइडर लगा दिया, ठीक है, और ओमेगा कैसे, ओमेगा भी इस बार एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये है ओमेगा, तो ओमेगा को इस बार भी एंटी क्लॉकवाइज रखा है और कह रहा है स्लाइडर इस बार नीचे आ रहा है, स्लाइडर की वेलोसिटी इस बार नीचे आ रही है, मतलब डी एसेलरेशन हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए फिगर, तो हम क्या करेंगे, v से ओमेगा की डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो v की डायरेक्शन में हमने पेन कर लिया। अब ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है बताइए, ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, ओमेगा की यार सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो पेन तो मैंने ऐसे कर ली, अब पेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन में, तो इसके लिए, इस पेन के लिए ध्यान से देखिए, इस पेन के लिए क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा ना और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, समझ में आ रही है बात। इस पेन को 90 डिग्री से ओमेगा की, मैंने सेंस ऑफ रोटेशन बोला था, ध्यान से सुनिएगा, सेंस ऑफ रोटेशन बोला था, और सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखिए ओमेगा की सेंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, जो ओमेगा की सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो v की डायरेक्शन नीचे है, v की डायरेक्शन में पेन कर लिया, टिप नीचे। अब ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पेन किधर आ गई, इस तरफ, मतलब जो मेरी डायरेक्शन होगी इस बार होगी इधर, और ये होगा 2v इंटू ओमेगा, होगा तो 90 डिग्री पर, राइट और लेफ्ट, बस इतने का चक्कर है। तीसरे वाले फिगर को देखिए, तीसरे वाले फिगर को देखिए, अब इस बार देखिए ओमेगा की जो सेंस ऑफ रोटेशन है, वो ओमेगा की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, ओमेगा की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, तो मतलब इस बार मुझे पेन को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अब देखिए v किधर जा रहा है, v जा रहा है सर ऊपर, ठीक है, ऊपर कर लिया मैंने पेन की डायरेक्शन में, स्लाइडर, पेन को स्लाइडर की डायरेक्शन में कर लिया, और ओमेगा को कैसे घुमाना है, ओमेगा है सर क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बिल्कुल सही डायरेक्शन पता चल गई, 2v ओमेगा, ठीक है। अब देखिए वापस से फिगर नंबर 4 को देखिए, फिगर नंबर 4 में स्लाइडर नीचे आ रहा है, और यहां पर भी ओमेगा की सेंस ऑफ रोटेशन कैसी है, ओमेगा है क्लॉकवाइज, मतलब मुझे पेन को स्लाइडर से क्लॉकवाइज घूमना है 90 डिग्री, तो स्लाइडर नीचे जा रहा है, स्लाइडर की डायरेक्शन में पेन कर लिया, अब मुझे घुमाना है किधर, क्लॉकवाइज सेंस में, तो इस पेन के लिए क्लॉकवाइज कैसा होगा, क्लॉकवाइज ऐसा होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा, क्लॉकवाइज ऐसा होगा, तो घुमा दीजिए, इधर आ गया, मतलब ये होगी एक्चुअल डायरेक्शन, ये वाली, इसने गलत बना रखा है, तो ये डायरेक्शन होगी सही, 2v इंटू ओमेगा। तो इसमें मेरे कौन से सही है कौन से गलत हैं, तो इसमें मेरा क्या फिगर नंबर 1 सही है, ठीक है, फिगर नंबर 1 बिल्कुल सही है जैसा हमने बनाया है, फिगर नंबर 2 सही है गलत है, ये हमारा फिगर नंबर 2 था, ये हमारा फिगर नंबर 1 था, ठीक है, तो फिगर नंबर 1 सही है, फिगर नंबर 2 ऐसा होना चाहिए लेकिन इसने ऐसा बनाया है, मतलब फिगर नंबर 2 गलत है। फिगर नंबर 3 सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा हमने बनाया वैसा ही आ रहा है। फिगर नंबर 4 सही है गलत है, आ तो हमारा इधर रहा है, इसने ऐसा बनाया, मतलब ये भी गलत है। तो कौन सा फिगर इसमें सही है, 2 फिगर सही है सर, फिगर नंबर 1 और 3, मतलब हमारा जो फिगर नंबर 1 है और फिगर नंबर 3 है, यही दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको उसमें यही तो बताना था कि कौन कौन से सही है इसमें दिए गए, तो क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 1, सॉरी कौन कौन से गलत है, सॉरी इसमें सही नहीं पूछ रहा है आपसे, गलत पूछ रहा है। तो इसमें सही अगर हमारे कौन कौन से हैं, इसमें सही अगर हमारे राइट है, 1 और 3 राइट है, तो 2 और 4 क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 आर रॉन्ग, ठीक है। अगर 1 एंड 3 राइट हैं, सही फिगर बने हैं, तो 2 और 4 ही तो है जो रॉन्ग बने हैं, तो वही बताना था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बाकी कंफ्यूजन्स को हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। जो आगे का लेक्चर है उसमें हम क्लीन कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे,
छोटा सा एक टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्लीन्स कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक आपको आज कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।